टैक्सी चलाने वालों को भी किन किन रास्तों से होके गुजरना पड़ता है ना। उन दिनों मैं कॉलेज की पढ़ाई करता था। ये अनुभव उस वक्त का है जब मैं एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। मेरे पापा एक टैक्सी ड्राइवर थे, इसलिए मैं जानता था कि मेरे घर वालों ने किस हालात में पैसे जमा किए थे मेरी पढ़ाई के लिए। मैंने अपने खर्चे निकालने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करने के बारे में सोचा कि टैक्सी चलाना मैं जानता हूँ, तो क्यों ना रात को टैक्सी चलाकर थोड़े पैसे कमा लूँ, इससे मेरा खर्चा भी निकल जाएगा। लेकिन दिन भर कॉलेज के बाद रात में टैक्सी चलाना इतना भी आसान काम नहीं था। पर फिर भी मैंने रात में टैक्सी चलाने का फैसला किया। मैं जिनके घर मैस का खाना खाने जाता था, वो अंकल खुद भी टैक्सी चलाते थे, तो मैंने उनसे बात की। वो दिन भर टैक्सी चलाते थे और मैं रात में। मुझे अब भी वो दिन ठीक से याद है। दशहरे पर कॉलेज की छुट्टी थी। मैं हमेशा की तरह लाइब्रेरी से घर आ गया और आते ही बिस्तर पे सो गया। अंकल रात में 9 या 10 बजे तक घर आ जाते थे, इसलिए मैं भी उसी वक्त खाना खाने चला जाता था, ताकि खाना खाने के बाद मैं वहां से टैक्सी लेकर निकल जाऊं। उस रात भी 9 बजे के आसपास अंकल के घर चला गया और फिर खाना खाकर मैं रात में 10:15 या 10:30 बजे तक टैक्सी लेकर निकल पड़ा। उस दिन छुट्टी की वजह से ज्यादा लोग नहीं थे, रास्ते सुनसान पड़े थे और बस इक्का दुक्का आदमी दिखाई पड़ रहे थे। मैंने टैक्सी को एक मोड़ पर खड़ा कर दिया और वहीं पर किताब खोलकर पढ़ने लगा। आसपास सब कुछ शांत था। किताब पढ़ते हुए मुझे नींद आने लगी थी। मैं झपकियां लेने लगा कि तभी किसी ने आकर टैक्सी का शीशा बजाया। मैंने देखा तो वो एक बूढ़ा आदमी था। बेटा, मुझे जरा मेरे गांव तक छोड़ दोगे? वो जिस गांव के बारे में बात कर रहे थे, मैं जानता था कि वो यहाँ से कम 15-16 किलोमीटर दूर है और अंदर गांव तक जाने वाला रास्ता भी बहुत सुनसान है। मैं चला भी जाता, लेकिन वापस भी तो आना था, तो ऐसे रास्तों से जाना मैं अवॉइड करता था। ऊपर से ऐसे इलाकों में रिटर्न पैसेंजर भी मिलना मुश्किल होता है। कई दिनों से टैक्सी चलाने की वजह से मैं इतना तो जान चुका था कि रात 11 बजे के बाद कोई भी टैक्सी ड्राइवर उस तरफ नहीं जाता था। इसलिए मैंने भी बाबा को ना कह दिया और कहा मैं नया हूं, इसलिए मैं रात में अकेले नहीं जाता। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम चाहो तो मैं 2-4 गुना ज्यादा पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। मेरी दवाइयां घर पर है और मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। मैंने सोचा चलो अच्छा है, वैसे भी आज धंधा तो है नहीं, एक ही सवारी में सब अच्छा खासा निकल जाएगा और फिर रात भर टैक्सी चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे मौके कभी कभार ही मिलते हैं जब कोई पैसेंजर खुद से ज्यादा पैसे देने को राजी हो जाता है। वैसे वो दिखने में पैसे वाला ही लग रहा था। मैंने उन्हें टैक्सी में बैठने को कहा और टैक्सी को गांव के रास्ते पर मोड़ लिया। अनजान सुनसान सा रास्ता था वो। मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन इस राइड के पैसे भी अच्छे खासे मिलने वाले थे। उस सुनसान रास्ते पर बहुत आगे चला गया था मैं। टैक्सी उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से हिलते हुए जा रही थी। बाबा की शायद आंख लग गई थी। रास्ता एकदम सुनसान था, एकदम सुनसान। मैं अंधेरे में आसपास देखते हुए आराम से गाड़ी चला रहा था। उस जगह पर अंधेरा भी बहुत ज्यादा था और रात के 12 बजने में बस कुछ ही वक्त बाकी था। आप भले ही भूत प्रेत इन सब चीजों को ना मानते हो, लेकिन कई जगह आपके अंदर डर पैदा कर देती हैं। मेरे दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था कि अचानक से कोई चीज मेरी गाड़ी से टकरा गई। एक जोर की आवाज हुई और साथ ही एक जोर की चीख उस सन्नाटे में गूंज उठी। मैंने ब्रेक लगाए। उस चीख को सुन मैं थोड़ी देर के लिए कांप गया। गाड़ी को रोककर मैं यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने उन्हें कहा कि पता नहीं, पर ऐसा लगा जैसे कि गाड़ी किसी चीज से टकरा गई है। तभी बाबा जी ने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, गाड़ी भगाओ, रुको मत, यहाँ बस चलते रहो। वो डरे हुए थे और उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, मुझे देखना चाहिए कि क्या हुआ है, लेकिन तब उन्होंने कहा कि
तुम इस जगह के बारे में नहीं जानते हो। मेरी बात मानो, गाड़ी भगाओ यहाँ से। बस ये सोचो कि कौन इतने अंधेरे में ऐसी रात में ऐसे सुनसान रास्तों पर घूमता है। और बाबा की बात को सुनकर एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने टैक्सी स्टार्ट की और सीधे गांव की तरफ निकल पड़ा। तब मुझे एक हल्की सी रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्या आपको कोई रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है? वो चुपचाप बैठे हुए थे, एकदम चुपचाप। उस वक्त उनकी हालत खराब लग रही थी, जैसे वो बेहोश हो चुके हों। गाड़ी भगाते हुए मैं कुछ देर बाद उनके गांव पहुंचा। अच्छी बात यह थी कि कुछ लोग वहां पर चौराहे पर बैठे हुए थे। मैंने टैक्सी सीधे उनके सामने जाके रोक दी और उनसे कहा कि अरे भैया, ये बाबा इसी गांव के हैं। शायद इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप देख लीजिए प्लीज़। वहाँ लोगों ने उन्हें पहचान लिया और फिर उन्हें उठाकर उनके घर ले गए। उनका घर पास में ही था। उस वक्त मैं सोच रहा था कि ये कैसी मुसीबत आ गई। बाबा तो बेहोश हो गए हैं और ऐसे हालात में दोगुने तो छोड़ो, किराया मांगना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था। उन लोगों ने बाबा को उनके घर छोड़ दिया। मैं भी वहीं पर खड़ा था। बाबा के घर वालों ने मुझे धन्यवाद किया और किराए के पैसे भी दिए। मैं इतने में ही खुश था कि चलो आने जाने का किराया तो निकल गया, और मैं भी उनका धन्यवाद कर वहां से वापस चला गया। अब जैसे ही मैं गांव के बाहर निकला, मुझे घने अंधेरे का एहसास हुआ और एक के बाद एक वो आवाज़, और उस बच्चे के बारे में सोच रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो रोने की आवाज़ एक बच्चे की थी। मैंने उस वक्त सोचा कि अब गाड़ी को बिल्कुल भी रोकना नहीं है, सीधे चलाते रहना है। मैं उस गांव से बहुत दूर चला गया था, बहुत दूर। और फिर आसपास का सब कुछ एक घने सन्नाटे में, घने अंधेरे में डूबता चला गया। मैं अब टैक्सी को पहले से थोड़ी तेज चला रहा था। मैं अब ठीक उसी रास्ते पर आ गया था जहां मैंने वो आवाज़ सुनी थी। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मैंने टैक्सी भगाने के बारे में सोचा ही था कि अचानक से मुझे 4-5 साल का एक लड़का रास्ते के किनारे से चलता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर मैंने टैक्सी को उससे थोड़ा ही दूर एक जगह पर खड़ा कर दिया। हेडलाइट की रोशनी में मैं उस लड़के को साफ साफ देख पा रहा था। मुझे बाबा की कही बात याद आ गई। बस ये सोचो कि कौन ऐसे रात में अंधेरे में इतने सुनसान रास्तों पर घूमता है। और ये सोचकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गाड़ी की आवाज़ से भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान मेरी तरफ ना आ जाए। उसी वक्त वो लड़का चलते चलते रुक सा गया और रास्ते के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। वो एकटक मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैं समझ गया कि ये कोई भूत प्रेत जैसा मामला है। मैंने अब गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से आगे बढ़ाई। तभी मुझे बहुत ही अजीब से रोने की आवाज़ आने लगी। ऊबड़ खाबड़ रास्ता होने की वजह से मैं टैक्सी को ज़्यादा तेज़ भगा नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि गाड़ी उसके नज़दीक भी नहीं पहुंच पा रही थी, या फिर शायद वो गाड़ी की स्पीड से आगे आगे बढ़ रहा था। गाड़ी की स्पीड तेज़ होने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि मैं उसी जगह पर हूँ। वो मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, एकदम चुपचाप खड़ा था वो। उसे देख मेरी हालत और ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि तभी अचानक से आंखों के सामने कहीं गायब हो गया और फिर गाड़ी भी आगे बढ़ने लगी। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा सही लगने लगा और फिर से एक अजीब तरह से रोने की आवाज़ आने लगी। इस बार वो आवाज़ कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। एक बार फिर से मैंने गाड़ी को ब्रेक लगा लिए। मेरी गाड़ी के सामने रास्ते के बीचों बीच एक औरत बैठी हुई थी। उसके सामने एक लड़का लेटा हुआ था और वो औरत उसे अपनी गोद में उठा के रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ बहुत ही अजीब थी और डरावनी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस औरत का मुझ पर ध्यान ही नहीं था। वो नीचे सर झुकाए बस रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। लेकिन उस लड़के की छोटी छोटी आंखें मुझ पर ही टिकी हुई थी। बेजान सी चमकती हुई वो आंखें जैसे किसी मरे हुए इंसान की होती हैं। मुझे अंदर ही अंदर डर लगने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे आज मेरी मौत पक्की है।
मैंने डर के मारे गाड़ी की हेडलाइट को भी बंद कर दिया, लेकिन उस लड़के की आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। मेरी गाड़ी में जो छोटी लाइट जल रही थी, उसकी हल्की सी रोशनी में सामने होती हलचल को मैं देख पा रहा था। और तभी वो औरत थोड़ा आगे की तरफ झुकी, अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसने एक हाथ में लड़के को उठा लिया और चीखते हुए तेजी से मेरी तरफ दौड़ के आने लगी। वो देखकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे, इतने कि उनमें जान ही ना बची हो। मैं क्लच दबाना तो दूर की बात, गाड़ी को स्टार्ट तक नहीं कर पा रहा था। मेरी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं। और फिर उस औरत का चेहरा देखकर मेरे शरीर की नसें तक फूल गई। उसका चेहरा बहुत ही भयानक और जानलेवा था। चेहरा ऐसा था जैसे किसी बड़ी सी चीज ने उसे कुचल दिया हो। उसकी एक आंख ऊपर की तरफ थी, दूसरी आंख दांतों के बीच में दब चुकी थी। उसकी नाक का मांस और चेहरे का मांस लटक रहा था। वो देखकर मुझे उल्टी जैसा होने लगा। उसकी वो चीखें, उसकी वो रोने की आवाज मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी। डर के मारे मैंने जोर जोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया और फिर अचानक से सब कुछ शांत होने लगा। धीरे धीरे वो आवाजें कम होती चली गई। मैंने गाड़ी को उसी वक्त रिवर्स गियर में डाला और पीछे की तरफ भगाने लगा। मुझे स्पीड और रास्ते का कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं बस पीछे भगाए जा रहा था। गाड़ी शायद रास्ते से नीचे उतर गई थी और जाकर किसी पेड़ से टकरा गई। वो झटका इतनी जोर का था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मैं होश में आया तब मैं उन्हीं बाबा के घर पर था जिन्हें मैं अभी घर तक छोड़ के आया था। सुबह के कुछ 5 बज रहे थे। मेरे होश में आते ही वो मेरे पास आकर बैठ गए और फिर उन्होंने मुझे बताया कि रात को उनके साथ क्या हुआ था। जब हम उस रास्ते से घर आ रहे थे तब पहले से ही हालत खराब थी, और जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने शायद किसी बच्चे को उड़ा दिया है, तब उन्होंने एक औरत को देखा था। अंधेरे में रास्ते के किनारे बैठी वो रो रही थी। वो मुझे आगे कुछ बता पाते उससे पहले ही वो बेहोश हो गए थे। गांव में भी किसी को उस घटना के बारे में नहीं पता था। तो जब बाबा को दवाई खाने के बाद थोड़ा होश आया तब उन्होंने सबसे पहले मेरे बारे में पूछा, और जब उन्हें पता चला कि मैं उन्हें छोड़कर वापस चला गया हूं, तब उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों को मुझे ढूंढने के लिए मेरे पीछे भेज दिया। कुछ आधे घंटे बाद वो मुझे ढूंढने में सफल हुए। मैं उन्हें एक गड्ढे में पड़ा हुआ मिला था और फिर वो लोग मुझे उठाकर घर ले आए थे। बाबा ने बताया कि वो औरत उन्हीं के गांव की है। एक रोज वो अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी। उसी रास्ते पर एक गाड़ी से एक्सीडेंट में उन दोनों की उसी जगह पर मौत हो गई। तब से उन दोनों की आत्मा उसी रास्ते में फंसी हुई है। शायद वो आज भी उसी गाड़ी के इंतजार में है और इसलिए वो गांव के लोगों को रात देर रात दिखाई पड़ते हैं। मैं तुमसे कभी ना कहता इस रास्ते से आने को, पर मैं क्या करता, मेरी तबीयत अचानक से खराब होने लगी थी। टैक्सी ड्राइवर्स के बारे में कभी सोचना जो रात देर रात गाड़ियां चलाते हैं। कुछ कहानियां तो आपके पास भी होंगी, कुछ याद आए तो बताना।